नमस्कार शोधार्थियों। YouTube चैनल क्योंकि कहना ज़रूरी है मैं आज सुधा उपाध्याय के सौजन्य से मैं आदिवासी कवयित्री पार्वती तिर्की जी के साथ हूँ। हम सबकी मुबारकबाद पहुँचे, उन्हें साहित्य अकादमी सम्मान मिला। पार्वती तिर्की शोध छात्रा हैं हिंदी विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। इनकी कविता की युवतम पीढ़ी में पार्वती तिर्की का स्वर बिल्कुल नैसर्गिक, बहुत स्वाभाविक और मैं कहूँ अलहदा है, सबसे अलग। झारखंड के कुडुख समुदाय से आने वाली पार्वती आदिवासी जीवन बोध के आधारभूत तत्वों से अपनी कविता की काया रचती हैं। धरती हो, चांद सितारे हो, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब जैसे आदिवासी जीवन में अभिन्नतम रूप में जीवन में, जनजीवन में, जीवन शैली में जुड़े हुए हैं। ये सब अभिन्न अंग हैं। पार्वती जी की कविताओं में इसकी मौजूदगी, इसकी उपस्थिति लगातार दिखाई देती है, ध्वनित होती है। अभिव्यक्ति की सरल भंगिमाएं हैं इनकी कविताएं। नायास ही प्रकृति हो, मनुष्य हो, इनकी जो आपसी तालमेल हैं, जो इनके आपसी संबंध हैं, उन संबंधों की परतों को खोलने, यानी प्रकृति और मनुष्य कैसे अन्योन्याश्रित हैं, कैसे आपस में गुथे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं। ये कविताएं बताती हैं कि सृष्टि की जो प्राकृतिक नियामक सत्ता है, जो अनुशासन है, उसके भीतर रहकर ही मनुष्य अपना विकास कर सकता है। मनुष्य की तमाम चेष्टाएं तभी स्थान पा सकती हैं, गौरव पा सकती हैं, जब वह प्रकृति के अनुकूलन, माने प्रकृति के प्रतिकूल न जाएं, प्रकृति के अनुशासन को देखें, समझें, संभालें। तो स्वाभाविक विकास तो मनुष्य तभी कर पाएगा जब वह प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ होगा। पार्वती तिर्की की कविताओं की अन्य उल्लेखनीय विशेषताओं में अगर मैं बात करूं तो वो कोई फैब्रिकेशन नहीं गढ़ती, कोई अतिरिक्त तामझाम या कविताओं के लिए लय, सुर, ताल, एक बाहरी जामा, या जिसे हम कहें कि कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं करती। प्रकृति के साहचर्य में, प्रकृति के सानिध्य में और जनजीवन की जो छवियां उभरती हैं, जो सहज छवियां हैं, जो सहज बिंब हैं, जो लोक गीत, लोक कथाएं और लोक किंवदंतियां हैं, लोक मुहावरे हैं, उन सब लोक आस्थाओं और विश्वासों को, मान्यताओं को पार्वती जी अपनी कविता का हिस्सा बना देती हैं। आदिवासी बोध के बाहर जो कुछ पनप रहा है सभ्यता के नाम पर, वह कितना क्रूर है, कितना आक्रामक है, और इसके प्रभाव, दूरगामी प्रभाव, कितने खतरों को मैं कहूँ कि साइड इफ़ेक्ट्स, आफ्टर इफ़ेक्ट्स, ये कितने खतरों को अंजाम दे रहा है, इसकी शनाख्त भी पार्वती तिर्की की कविताओं में मुझे दिखाई देती है। इस पूरे संग्रह में कई कविताएं ऐसी हैं जो प्रकृति के साहचर्य को, प्रकृति के साथ सहअस्तित्व को और प्रकृति के साथ एक तालमेल बनाकर चलने और उसके बरक्स खड़े शहरी दबावों, शहरी तनाव, क्रूर नियामक सत्ता को किस तरह से उनकी टकराहट है, उसको भी सफलतापूर्वक अंकित करती चलती हैं। जिस संकलन की बात कर रही हूँ शोधार्थियों, उसका नाम है फिर उगना। देखिए, उगना अपने आप में ही क्रूर जड़ताओं, यथास्थितियों से उबरना है। उगना यानी किसी ठोस धरातल को, कठोर धरातल को चीर कर, फोड़ कर अकुआना है, उठना है, पनपना है, सर तान कर खड़ा होना है। उगना मैं इसे कहती हूँ। फिर उगना यानी बार बार तमाम झंझावातों से, तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों से बार बार उसे ज़मींदोज़ कर देकर, बार बार उसे दबाने पर भी जब फूट कर कुछ अकुआता है, विपरीत परिस्थितियों में भी, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी, कठिन परिस्थितियों में भी जब कुछ अकुआता है, वो फिर उगना हुआ।
तो फिर उगना के पन्नों से मैं गुजर रही हूँ। शुद्धार्थियों, मैं लगातार इन कविताओं को पढ़ रही हूँ और कविता सुधी तमाम पाठकों, सहृदय समाज को आज मुखातिब हूँ। निश्चय ही इन 5 कविताओं के द्वारा आप पार्वती तिर्की की जीवनचर्या को, उनके प्रकृति के साथ जो साहचर्य है, जो अस्तित्व है, और उस जो लय ताल तुक जो एक रिदम बनाकर चलती हैं, उनके साथ एक तालमेल बनाकर चलती हैं जीवन में, पूरे आदिवासी समाज की स्थितियों परिस्थितियों से हम परिचित होंगे, उनके सहयात्री होंगे और इस नए इलाके से वाकिफ होंगे। साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार इस बार 2025 में पार्वती तिर्की जी को सम्मानित किया गया और फिर उगना से मैं 5 कविताएं लेकर आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ। पहली कविता है निरंतर। निरंतर इस जंगल में चिड़ियों और मनुष्य का संवाद नदी की तरह कायम था। निरंतर बारिश से पहले जंगल गए लोग घर लौट आते थे। बारिश के पहाड़ पर उतरने से पहले मनुष्य पहाड़ से उतर जाता था। इस जंगल में जाइनसाला पक्षी का डेरा था। बारिश से पहले वह बोल देती थी, ओ मनुष्य, देखो बारिश होने वाली है, तुम जल्दी अपने घर चले जाओ। जाइनसाला का संदेश आज भी लोगों को अनचीन्हे भीगने नहीं देता। वे बारिश से पहले जंगल से घर लौट जाते हैं। तो ये आगाह कर देना, यानी आप देख रहे हैं प्रकृति में सब कुछ मौजूद है। प्रकृति चेतावनी देती है, सावधान करती है और प्रकृति से जुड़े हुए, जल जंगल जमीन से जुड़े हुए पशु पक्षी, मवेशी, जीव जंतु सब किस तरह से प्रकृति से तादात्म्य बनाए हुए हैं कि हर आने वाली चुनौती को, फिर चाहे वह बारिश ही क्यों न हो, पहले से ही भांप लेते हैं। तो आप देखें कि जो मनुष्य की प्रजातियां हैं, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा समाज, यह सब परिभाषित होता है प्रकृति से निश्चित तौर पे। लेकिन केवल ये आदिवासी समाज ही है जो इस पूरी मानवीय व्यवस्था को प्रकृति पर आश्रित मानता है और हमें बार बार चेताता है, सावधान करता है। क्या कि ये फल फूल, ये जल जीवन, जंगल, जमीन, इनके सरोकारों से जब तक हम जुड़े रहेंगे हम समृद्ध रहेंगे। लगातार जो परिवेश बदल रहा है, समाज बदल रहा है, हम बदल रहे हैं, प्रकृति बदल रही है, इसको बचाने की कुवत, इसको बचाने की मुहिम होनी चाहिए। इसकी कोशिश करें। प्राकृतिक संसाधनों, सभ्यता तो बाद में, पहले संस्कृति और समाज को बचाए रखने और बसाए रखने की बात होनी ही चाहिए। अब जहाँ चिड़िया चुनमुन हैं, जहाँ पंछी हैं तरह तरह के, जैसे एक पंछी का नाम यहाँ आया, एक उल्लेख एक पंछी का आया कि जिसने बादल के घिरने का और बरसने का, बरसात की चेतावनी जंगल में आए लोगों को दे दी कि अपने अपने घर सुरक्षित लौटें। तो ये बादल, ये बरसात, ये लतर लताएं सब एकाएक जैसे पूरी मानवीय व्यवस्था का जो कंक्रीट व्यवस्था बन रही है, जो सत्ता बन रही है, जो सभ्यता कंक्रीट बन रही है, फैब्रिकेटेड सभ्यता जो बन रही है, इस सब सत्ता के प्रतिरोध में प्रतिपक्षी बनकर जैसे खड़े हो गए हैं और डटकर मुकाबला करते हैं और मनुष्य को उसके आदिम सरोकारों से जोड़ने के लिए मुंहफट हो रहे, मुखर हो रहे हैं इन कविताओं में। एक दूसरी कविता सोसो बंगला। आसमान में तारे खिले थे, पेड़ पर भाग जोगनियों का झुंड, गांव के धुमकुड़िया में इकट्ठा थे लोग। रात के भोजन के बाद सोमरा की कहानी सुनने को बैठे थे। पहाड़ की तराई में जब लोगों ने गांव बसाया, वहां गांव के प्रमुख से मिला, उससे कहा, आप दयालु हैं, मुझे रहने के लिए मात्र एक बैल भर की जमीन दीजिए। प्रमुख ने सोचा बस इतनी सी बात, और वह राजी हो गया। अंग्रेज कल आता हूं कहकर चला गया। एक कथा बुनती हैं पार्वती तिर्की,
की तमाम कविताओं में मैंने देखा कि कहानी मौजूद होती है। ये वही लोक कथाएं हैं जो सुन सुनकर वो बड़ी हुई हैं, और उन कथाओं के मर्म को, करुणा पक्ष को, मानवीय पक्ष को कैसे वो अपनी कविताओं में बड़े सुंदर तरीके से परसती हैं। कल आता हूँ कहकर चला गया अंग्रेज। अगली सुबह जब वह आया, साथ अपने एक मोची लाया। वह मोची बैठ गया और धागे की तरह काटने लगा एक बैल के मांस से। उसने पूरे 70 एकड़ की जमीन मापी। जमीन मापते धागा खत्म हुआ। गांव का प्रमुख हतप्रभ रहा। उसे टोकते हुए अंग्रेज बोला, एक बैल भर की जमीन सौदे के हिसाब से मेरी हुई। कहानी खत्म हुई। चांद, भाग जोगनी और लोगों ने अब जाना कि जमीन की एक बड़ी लूट कहानी बन गई है। जमीन की एक बड़ी लूट कहानी बन गई है। शोधार्थियों, आप देख रहे हैं ये चतुराइयां, ये चालाकियां, जो वर्चस्व को, ताकतवर को, जिनके पास रसूख है, पावर, पद, प्रतिष्ठा है, जिनके पास कंट्रोल पावर है, शक्तिशाली सत्ता जो है, वो किस तरह से और कितनी तरह से छल प्रपंच में डूबा हुआ है। एक बैल भर जमीन कहने से दरअसल ये अनुमान नहीं लग सकता था, ये समझा ही नहीं जा सकता था उसकी चालाकी को, कि वह अपनी सत्ता को, अपने वर्चस्व को इस समाज में घुन की तरह कैसे खा जाएगा। घुन लगे जैसे कीड़े होते हैं जो बहुत शिनाख्त के बाद पता चल पाते हैं। तो ये शिनाख्त होनी चाहिए। और एक कथा लगातार बुनी गई है। ये छोटा नागपुर में बहुत समय पहले की एक बात है कि एक अंग्रेज़ आया था, ऐसी कहानी है वहाँ, और उसने सोसो नामक आदिवासी गांव के बगल में एक बड़ा सा बंगला भी बनवाया। वही बंगला है वो जो एक बैल भर ज़मीन के लिए उसने मांगा था। तो वही सोसो बंगला इस कविता में भी आया है दृष्टांत के रूप में। एक और कविता, भूला भूत। जंगल शांत था। जंगल का भूला भूत पेड़ पर झूल रहा था। कंद, फूल और लकड़ी लेने जाने वाले लोगों से वह खूब खेलता था। वह उनको रास्ते से भटका देता था। लकड़ी चुनने के लिए जंगल जाने वाले लोग भूला भूत से परिचित थे, इसलिए जंगल में घुसते हुए भी प्रार्थना करते थे। इधर बीच उसकी प्रार्थना न करने वाले लोग आए थे। शायद वे जंगल खोर थे। आप देख रहे हैं, आदम खोर तो आपने सुना है, जंगल खोर, जंगल को ही खत्म कर देना, ये साजिश रचना कि जंगल ही न बचें और जंगल पर आश्रित जातियां प्रजातियां भी न बचें। उन लोगों ने जंगल के बीच एक चौड़ा सा रास्ता बनाया और जंगल को किनारे कर दिया। फिर मकान बनाए, पक्के ऊंचे मकान, और जंगल को पीछे धकेल दिया। मनुष्य खेल रहा था एक नए शहर में, और जंगल का भूला भूत अपना रास्ता भटक गया था। भूला भूत के भटकने से उसकी प्रार्थना करने वाले लोग भी भटक गए। वे इसी शहर के किसी ईंट भट्टे में गोल गोल घूम रहे हैं। उनके घर जाने का रास्ता भी अब कहीं खो गया है। दरअसल पार्वती तिर्की जी यहाँ यह बताना चाहती हैं कि ये जो सर्वहारा है, ये जो मजदूर प्रजाति है, ये जो बड़े बड़े विशालकाय भवन बनाती है, ईंट गारे पत्थर जोड़कर लोगों के लिए आलीशान सहूलियत और सुविधा बनाती है, खुद अब तक भटक रही है, बेघर भटक रही है, दर बदर भटक रही है। उनके पास सुरक्षा की एक छत भी नहीं है। तो अपने लिए वे जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं भी पूरी न कर पाए। ये जल जंगल जमीन से, अपने रूट से, अपने सोर्सेज से टूटे हुए छूटे हुए लोग, और वो भूला हुआ भूत जैसे श्राप दे गया हो, और उसे उसकी प्रार्थना करने वाले जो जंगल में शामिल होते थे, जंगल में जब प्रवेश करते थे तो भूले भूत को मनाते थे। तो क्योंकि भूला भूत भटक गया है तो अब जंगल में प्रवेश भी संभव नहीं रहा। धीरे 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 जंगल हाशिए पर चले गए, धीरे धीरे वो किनारे पर लग गए, शहर बस गया, शहर की भीड़ भाड़ प्रतिस्पर्धा बस गई, चालाक लोग बस गए। और अब हम अपनी पूरे आस्था को, विश्वास को, लोक जीवन को, लोक से जुड़ी हुई तमाम कहावतों को, कहानियों को, कथाओं को जैसे भूल गए हैं।
अपना रास्ता भटक गए हैं। तो आदिवासी जीवन जो है वो पूरी तरह से पुरखा कहावतों को सहेजने, उन आस्था, उन विश्वास को सहेजने की परंपरा है और वो एक से दूसरे में हस्तांतरित करती हुई चलती है। पार्वती तिर्की जी की भी ये कविताएं यही स्थापित कर रही हैं कि क्या कि सृष्टि हो, प्रकृति हो, जीव जगत हो, इन सब से प्राप्त जो अनुभव है, इन सब से जो हम कमाते हैं अनुभव, वो सब इस समसामयिक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, इस समसामयिक जीवन में, समय समाज में कितने ज़रूरी हैं। पार्वती तिर्की की ये कविताएं गवाही देती हैं कि ये आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितने कि वे पहले थीं। पुरखा कथाओं में जैसे प्रासंगिक थी, आज भी वह जैसे धड़कती हैं, स्पंदित होती हैं। और अगर इन्हें हमने भुला दिया तो हम भी अपने ध्येय का, अपने लक्ष्य का, अपनी मंजिल का रास्ता भटक जाएंगे। एक और कविता है, वे पुरुष जिन्होंने स्त्रियों से प्रेम किया, पंछियों के प्रति अधिक विनम्र हुए और धरती की ओर अधिक झुके हुए दिखे। वे पुरुष अपनी पीठ पर बच्चे को बेतराए लिपटाए गोद में लिए, बेतराए हुए और उन्हें खिलाते हुए दिखे। वे पुरुष जो स्त्रियों के गीतों को दोहराते हुए सुनाई पड़े। वे पुरुष जिन्होंने स्त्रियों से प्रेम किया, पुरुष होते हुए भी अधिक स्त्री हुए। तो कैसे अपनी जीवन संगिनी को, अपने साहचर्य को, अपने दाम्पत्य को एक आदिवासी पुरुष सजोना सहेजना जानता है। कैसे वह पूरी जीवनचर्या में, दिनचर्या में उसका संगी साथी सहयोगी बनता है। प्रकृति जीवंत सत्ता है और प्रकृति पर आश्रित ये पूरा आदिवासी समाज भी दरअसल उस क्या कह सकते हैं, उस मनोभाव को, उस संवेदन को, उस मर्म को, उस पीड़ा को, उस स्त्री और पुरुष के साहचर्य को, दाम्पत्य को, इन तमाम बाहरी क्रूर जटिलताओं से बचाए रखना चाहता है, इन तमाम फैब्रिकेशन की दुनिया से बचाए रखना चाहता है और लगातार जूझता है। तो प्रकृति अपनी नैसर्गिक और स्वर्गिक और मैं तो कहूँगी सामूहिक सुंदरता में अधिक सुंदर है। जहाँ संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानताम, तो ये जो सामूहिक सुंदरता है ये हमें सरस करती है, ये दाम्पत्य को, साहचर्य को सरस करती है, ये हमें भीतर तक आर्द्र करती है, ये बाहर और भीतर को मनोरम करती है। फिर तो तमाम चट्टान और पठार और पहाड़ों को दरका देने की ताकत कुव्वत हमारी सामूहिकता में है। वहाँ जहाँ उन पठारों को, चट्टानों को, पहाड़ों को तोड़कर रेत रेत चूर चूर कर उसमें कोमल सहस्रधारा बहाने की कुव्वत भी इस आदिवासी समाज में है। और वो पुरुष इतना संवेदनशील है। तो ये जो सामूहिक जीवन है ना साथियों, ये सहअस्तित्व है। ये प्रकृति से साहचर्य है, अपनी संगिनी से, अपनी प्रेमिका से साहचर्य है, जीवन संगिनी से। और पार्वती तिर्की की कविताओं में यही प्राण तत्व है। शोधार्थियों, ये जो आदिवासी जीवन है ना, ये संगीत को भी, सुर, लय, ताल और जो मादक संगीत है, इसको भी नेपथ्य में लगातार गुंजायमान रखता है। लगातार धीरे धीरे पीछे से, नेपथ्य से सेंटर में, केंद्र में आने की कोशिश करता है और फिर वहाँ सज कर, घुल कर हमारे भीतर भी वो संवेदना जगाने में कामयाब होता है। तो ये एक आखिरी गीत गाते हुए लोग कभी भीड़ का हिस्सा नहीं हुए। धर्म की ध्वजा उठाए लोगों ने जब देखा गीत गाते लोगों को, वे खोजने लगे उनका धर्म, उनकी ध्वजा। अपनी खोज में नाकाम होकर उन्होंने उन लोगों को जंगली कहा। वे समझ नहीं पाए कि मनुष्य जंगल का ही तो हिस्सा है। जंगली समझे जाने वाले लोगों ने कभी अपने प्रतिपक्ष नहीं रखा। वे गीत गाते रहे और कभी भीड़ का हिस्सा नहीं बने। तो ये गाने वाले लोग हैं, ये जीवन में मोह, ममता, समता, मादकता, संगीत पैदा करने वाले लोग हैं। ये साहचर्य, सामंजस्य बिठाते हुए लोग हैं।
ये एक दूसरे में परस्पर एक दूसरे के साथ सहजीवन, एक दूसरे के साथ संगीत पैदा करने वाले लोग हैं। ये न भुला देने वाले लोग हैं, तो इन्हें जंगली न कहें। ये हमारे आदिम पूर्वज पुरखा हैं जो हमें जीवन जीना सिखाते हैं। सल्यूट पार्वती, बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत बधाई साहित्य अकादमी सम्मान के लिए।